मेरे पास में क्या इक्वेशन बनी, dx बराबर v dt, और जहां पर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। अब मैं करूंगा इसे इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लगाऊंगा, और इंटीग्रेशन जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस पूरी चीज को, तो ये चीज क्या रहा है कि v के अंदर अगर टाइम है तो उसे इंटीग्रेट करना है, और अगर टाइम नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन। तो आर वेक्टर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आर वेक्टर दे रखा है टी क्यूब आई कैप टी स्क्वायर जे कैप 5t के कैप, ऑफकोर्स मीटर में दे रखा है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आप आई कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, जे कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, और के कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स एक्सिस में, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी, तो इस टाइम पर क्या होगा, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उसकी उधर ही एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी, ए कैसा है, ए है पॉजिटिव इनिशियल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेसिकली लेक्चर 1, 2, 3 इस तीनों लेक्चर में हमने जितना भी थ्योरी कवर किया है, हमने न्यूमेरिकल भी कवर किया, लेकिन इस पूरे थ्योरी को एक साथ किसी एक न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अगेन पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उससे पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है। कई बारी एमसीक्यू में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में भी चीजें ये पूछी जाती है। एक हेडिंग लगाना, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है हमें इसमें, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपका ध्यान इस कॉन्सेप्ट पे रहे, क्योंकि सवाल इससे डायरेक्टली कई बार आता है। क्या कहता है ये सवाल, समझना ध्यान से। पहला केस, अगर हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है और इसी के अलोंग एक्सेलरेशन वेक्टर भी दे रखा है। बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, ये है 0 डिग्री। दूसरा केस, मैं इसको वर्ड्स में भी लिख देता हूं, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल है। कई बार क्या बोला रहेगा कि पैरेलल है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल है दोनों वेक्टर, या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। तो इस केस में हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि स्पीड जो है, यानी कि जो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी, तो इस टाइम पर क्या होगा, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उसकी उधर ही एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, v बराबर u प्लस ए टी, ए कैसा है, ए है पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में एक पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे ही ऐड होगी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, और वो चीजें बढ़ती जाएगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ये कब, जब एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब ठीक इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी वेक्टर
इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब यहां क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे है, एंटी पैरेलल है। हाँ विजिबल है, नहीं कट रहा, चलो ठीक है। दोनों ही वेक्टर कैसे है, एंटी पैरेलल है। अब जब एंटी पैरेलल होगा तो जरा सुनना ध्यान से, v बराबर u प्लस AT अगर मैं अप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन आई कैसे, इसके भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे। बेसिकली 9th में आपको पता होगा, 9th क्लास के नॉलेज से आपको पता होगा, तो वो कॉन्सेप्ट तो हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में a कैसा हो जाएगा, इस वाले केस में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो चीजें घटने लग जाएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी घट रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो पहले केस में अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। दूसरे केस में अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो स्पीड घटने लग जाएगी, वेलोसिटी घटने लग जाएगी। तीसरा केस क्या आता है इसमें, तीसरा केस सुनना ध्यान से, अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए एक्सेलरेशन वेक्टर तो स्पीड ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, बल्कि पार्टिकल ना मूव करने लगेगा, सर्कल बनाने लगेगा, सर्कुलर मोशन होने लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड विल चेंज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर की तरफ रेडियस रहता है और सर्कल की बाउंड्री पे कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूं। एक सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल क्या जाता है, वेलोसिटी। अब इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर को किसने चेंज किया, ये वेलोसिटी वेक्टर को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने चेंज किया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर बार वेलोसिटी के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये दोनों स्पीड सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। डू नॉट चेंज स्पीड, डू नॉट चेंज स्पीड। जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब जरूरी थोड़ी है कि हर बार यहाँ पे जो एंगल बने वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का बने, कुछ भी एंगल बन सकता है। तो उस वाले केस में हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और वेलोसिटी के अलोंग कौन सा है। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होगा वो स्पीड डिक्रीज इंक्रीज करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ ऑफ कोर्स अगर एंटी पैरेलल हो गया उसका एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर का एक वेलोसिटी के अलोंग ना जाकर के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, हम एनएलएम में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन 3 केसों को समझो आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, पहला केस अगर दोनों पैरेलल है स्पीड इंक्रीज, दूसरा केस अगर दोनों एंटी पैरेलल है स्पीड डिक्रीज, अगर दोनों परपेंडिकुलर है आपस में तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, कोई स्पीड ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। लेकिन अगर दोनों के बीच में 90 के अलावा कोई एंगल है तो उसको हम लोग एनएलएम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया एक्सेलरेशन के उस केस में क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर के। जो वेलोसिटी के अलोंग होगा वो स्पीड को या तो बढ़ाएगा और अगर अपोजिट होगा तो या घटाएगा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। इतनी सी बात मेरे को इसमें समझानी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेना। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं और अब हम लोग क्वेश्चन को एक करते हैं। जितनी भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है लेक्चर 1, 2, 3 में, उस सभी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो, इस लेक्चर पे आए हो जो कि लेक्चर नंबर
4 है, तो इससे पहले आपको 1 2 और 3 आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं सवाल करने जा रहा हूं। देखना, सवाल कुछ इस तरीके से बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज टी क्यूब आई कैप। ये आई कैप हमें ये दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन की पोजीशन है ये, प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5t के कैप, ये सारा का सारा मीटर में है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हम तो मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, तो आपने ये 3 एक्सिस एक्स एक साथ कैसे दिखा दिया? हम कर अब भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 1 या 2 में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमने 1D का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ x को पढ़ना है, तो जिस तरीके से हम एनालिसिस x एक्सिस के लिए करेंगे उसी तरीके से y के लिए करेंगे, उसी तरीके से z के लिए करेंगे, और एट द एंड तीनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो 3D वाला भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 3D आपको पढ़ाऊंगा नहीं, अभी चल रेक्टिलिनियर ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें एंटर कर रहे हैं कि हम 3D वाले सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हर एक्सिस के लिए अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हमसे पहला सवाल ये पूछा हुआ है, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, कि 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां था। तो हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा समझिएगा, इसका सॉल्यूशन होगा, हमें कुछ नहीं करना है, ये पोजीशन दे रखा है तो पोजीशन को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है जो कि पार्टिकल की लोकेशन बताता है हमें। अगर मान लो पार्टिकल यहां P है तो ये जो वेक्टर है ये मेरा आर वेक्टर है। कहां से पार्टिकल की पोजीशन P है, ओरिजिन से, तो आर वेक्टर के टेल को ओरिजिन से जोड़ देंगे और हेड को पार्टिकल से जोड़ देंगे। अब आइए, हमारे पास में ये आर वेक्टर क्या दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5t के कैप। अब अगर मेरे से ये पूछा हुआ है कि पोजीशन हमें किस टाइम पे बताना है, 0 सेकेंड पे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर में t की जगह 0 रख दूंगा, 0 आई कैप 0 जे कैप, और t की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के कैप। मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे ही था जब टाइम शुरू हो रहा था। दूसरा सवाल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड या 2 सेकेंड कर लो, पहले 2 सेकेंड, अब देखिएगा तो पोजीशन 2 सेकेंड पे कैसे निकालेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको बस वैल्यू धरना है। टी क्यूब की जगह मैं क्या रखूंगा 2, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप 2 का स्क्वायर जे कैप 5 इंटू में 2 के कैप। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 8 आई कैप 4 जे कैप 10 के कैप। ऑफ कोर्स मीटर में है सब कुछ, मतलब एक्स एक्सिस में वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से, वाई एक्सिस में वो 4 मीटर की दूरी पर होगा ओरिजिन से, और जेड एक्सिस पे वो 10 मीटर की दूरी पर होगा ओरिजिन से। कितने टाइम पे, 2 सेकंड पे। ठीक है, ऐसे ही मैं एक होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, ट्राई करिएगा। हमें निकालना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। कुछ नहीं करना है आपको, t की जगह 5 को रख देना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल में अगला 4th क्वेश्चन लेते हैं। सवाल यही है, मतलब पोजीशन वेक्टर हमारे पास में यही रहने वाला है। ठीक है, सवाल क्या पूछा हुआ है वो समझिएगा। हमसे ये बोला हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी, 4th क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू
0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, एवरेज पूछा हुआ है तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, मैं पूछ ही नहीं सकता 0 सेकेंड पे। तो सर क्या करें, हमें बताना पड़ेगा कि 0 सेकेंड से लेकर के किस टाइम के बीच में, 2 टाइम गैप बताने पड़ेंगे, 2 टाइम का पॉइंट बताना पड़ेगा, उसके गैप के बीच में एवरेज निकलेगा। तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इसके बीच में एवरेज कितना होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस क्या निकालना है, देखिए एवरेज वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन लगाते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम गैप दे रखा है 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में, तो इस टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, तो हमें पता है टाइम 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में 2 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0, तो डिनोमिनेटर में तो सिंपली 2 सेकेंड आ जाएगा। न्यूमरेटर में सर डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे? तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर सवाल में हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली दे दिया होता, डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्टली दे दिया तो हमें ये वाला रेशियो यूज कर लेते, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है हमें, तो चेंज इन पोजीशन दे रखा है। सर चेंज इन पोजीशन कैसे? अरे चेंज इन पोजीशन कुछ इस तरीके से, आर रखना होगा हमें कौन सा, फाइनल वाला, फिर आर रखना होगा हमें कौन सा, इनिशियल वाला। अच्छा फाइनल वाला सर आर कौन सा है? फाइनल वाला है 2 सेकेंड पे और इनिशियल वाला है 0 सेकेंड पे। सर वैल्यू कहां से निकलेगी? 2 माइनस 0 2, वैल्यू कहां से निकलेगी? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी वैल्यू। 0 पे क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आर वेक्टर जो 0 होगा वो तो हो जाएगा 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, ठीक है, 0 के कैप। 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा आर वेक्टर, उसको फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। इसको हम कर लेंगे सॉल्व और हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी आपको आंसर ऐसा, मतलब स्टेप को समझो कि मेरे से क्या दिया हुआ था, क्या पूछा हुआ था और हमने कैसे किया। मैं ये भी लगा सकता था अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता, क्या सर ये हमने डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड किया है, किससे फाइंड किया है, चेंज इन पोजीशन से। 2 पोजीशन के बीच के गैप को ही तो बोलते हैं। 0 पे ये था, 2 सेकंड पे ये था, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब मैं लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 आई में से आई को माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8 आई कैप। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार बताए तो, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। आई में से आई को माइनस करना है तो 8 में से 0 माइनस कर देंगे तो 8 बच गया। 4 जे में से जे को माइनस करना है, 4 माइनस 0 तो ये 4 बच गया। के में से के को माइनस करना है तो 10 माइनस 0 ये क्या बच गया, 10 के कैप और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से जब डिवाइड लगा देंगे तो 4 आई कैप हो जाएगा। इसके डिवाइड बस इससे लगा देंगे। सर आई कैप को डिवाइड नहीं करेगा, नहीं, आई कैप तो बस हमें डायरेक्शन दिखाता है, उसके आगे के नंबर को बस डिवाइड करना है। 4/2 ये हो जाएगा 2 जे कैप और ये क्या हो जाएगा 10/2 ये हो जाएगा 5 के कैप। और किस में आएगा ये आएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम डिनोमिनेटर में किस में था, सेकंड में था, और पोजीशन किस में दे रखा था, शुरुआत से मीटर में दे रखा था। एक मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क दे देता हूं, 5th क्वेश्चन। आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एट हटा दीजिए, यहाँ पे फ्रॉम कर देना, क्योंकि टाइम गैप है ना, एट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो सर एट लगा करके भी सवाल बनते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वाले बनेंगे, इसी में हम लोग करेंगे आगे चल करके। चलिए, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। सर हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि आर वेक्टर रखना है हमें किस टाइम पे, फाइनल टाइम,
2 के बाद जो भी है वो फाइनल टाइम है, यानी कि पोजीशन 5 सेकंड पे माइनस पोजीशन 2 सेकंड पे, 2 सेकंड की पोजीशन तो ये रही, तो ये तो हमें फाइंड हो गया। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हमारा रेशियो जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और ध्यान से, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है। जब भी ऐसा सवाल दे करके एवरेज पूछे तो आपको ये सब चीजें करनी है। तो सर अगर इंस्टेंटेनियस पूछ ले तब क्या करना है, आगे वही करने वाले हैं। आइए 5th क्वेश्चन तो आपका होमवर्क हो गया, अब आइए 6th क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए 6th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 0 सेकंड, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे कि सर पोजीशन जब 0 है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 0 होगी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, इस सवाल में शायद हो जाए या फिर नहीं भी हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो जाए, बाय डिफॉल्ट सॉरी, अगर बाय चांस हो जाए तो वो एक अलग बात है, वैसे यहाँ पे भी नहीं होगा, है ना। लेकिन आप ऐसा कह नहीं सकते कि सर जो एवरेज है वो इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज वेलोसिटी अगर हमारे पास में 0 आ जाए तो क्या इंस्टेंटेनियस भी 0 आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैंने आपको कर्व वाला बताया था कि ऐसा हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की इधर हो, टेंजेंट क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ के एवरेज के बीच में ये हो सकता है। और ऑफ कोर्स अगर दो अलग अलग वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। तो वही चीजें आज हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे, जो मैंने बात आपको डायरेक्शन वाइज ज्योमेट्री वाइज बताई वो आज हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताएंगे। चलिए सवाल क्या बोला हुआ है 6th क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। देखिएगा आंसर अलग आएंगे, ठीक है। चलिए और ये वाला आप लोग होमवर्क ट्राई करना, नोट कर लीजिए। अब चलिए आप लोग गैप मत छोड़ना, ठीक है। आप लोग पहले सवाल को पूरा करना सॉल्व, और बिल्कुल सही आंसर आएगा, मेरे को विश्वास है। जिस तरीके से, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही तो चेंज करी है। अगर आप सोचोगे ना कि सर ये वाला सवाल भी सर करा दे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पेपर में जब सवाल आएगा फिर वो भी सर को ही करवाना पड़ेगा, पर वो सर तो नहीं करवाएंगे ना, वो तो आपको ही करना है। तो आपको सवाल ये खुद से करना ही करना है, बिल्कुल करना है, और मन में कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मेरा सवाल सही ही होगा। चलिए देखिए 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा हुआ है हमसे 0 सेकंड पे, कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन लगानी है। सर इंस्टेंटेनियस पूछा हुआ है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो तो ऐसी होती है dx/dt। अभी तो सर हमें ये r वेक्टर दे रखा है, तो कोई नहीं, आप पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो, x के लिए अलग कर देंगे, y के लिए अलग कर देंगे, z के लिए अलग कर देंगे, फिर कंबाइन कर देंगे। तो पहले अलग कर रहे हो फिर कंबाइन कर रहे हो, उससे अच्छा क्या है पूरा का पूरा कंबाइन करके ही रख दो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरेज में टाइम का गैप होता है। अब उसी डेल्टा टी टाइम को लिमिट टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब कि टाइम की लिमिट बहुत छोटी कर दी। जैसे ही छोटी कर दी, टाइम की लिमिट इतनी छोटी होगी कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम बन गया तो मैं उस एट पर्टिकुलर टाइम पे मैं स्पीड बता सकता हूं, और वो पर्टिकुलर टाइम पहले वाले केस में 0 सेकंड होगा, दूसरे वाले में 2 सेकंड होगा, तीसरे वाले में 5 सेकंड होगा। चलिए d/dt किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस r वेक्टर का। अब r वेक्टर को मैं पूरा का पूरा रख देता हूं यहां पर, रुक मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए तो r वेक्टर हमें क्या दे रखा है, यहां पे r वेक्टर दे रखा है t³ i कैप t² j कैप 5t k कैप, ऑफ कोर्स मीटर में दे रखा है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आप आई कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, जे कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, और के कैप को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा t³ का डिफरेंशिएशन x एक्सिस में, प्लस t² का डिफरेंशिएशन y एक्सिस में, फिर
5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टाइम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम का डेरिवेटिव करूंगा, तो d और अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ t, ये हो जाएगा z एक्सिस में। ये हमारे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी आने वाली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आने वाली है x में, y में, z में। ठीक है, अब सुनिएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t², और आई कैप तो लगाना होगा। सर आई कैप का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई कैप x में है। कब? टाइम चाहे कुछ भी हो, आई कैप तो हमेशा x में है ना, तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो उसको डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? हम सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करते हैं जो चेंज होता है, किसके साथ? दिए हुए वेरिएबल के साथ। यहाँ पे दिया हुआ वेरिएबल क्या है? यहाँ पे दिया हुआ वेरिएबल टाइम है, तो मैं हर उस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा जो टाइम के साथ बदल रही होगी। तो टी क्यूब तो बदलेगा ना टाइम के साथ। टाइम अगर 0 है तो टी क्यूब की वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम अगर 2 है तो टी क्यूब की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो जो चीज टाइम के साथ बदल रही है उसको मैं टाइम के लिए डेरिवेटिव करूंगा। t² क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा 2t j कैप, और 5 तो कॉमन ले लिया, और dt क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, बेटा विजिबल है ये मार्कर? थोड़ा लाइट चल रहा है, हाँ विजिबल तो है। चलिए मैं दूसरे मार्कर से लिखने की कोशिश करता हूँ। आइए, तो मेरे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आ गई है। अच्छा ये क्या आया है सर हमारे पास में? पहले इसको पढ़ना सीखो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x एक्सिस में 3t² के साथ वेरी कर रही है, y एक्सिस में 2t के साथ वेरी कर रही है, और z एक्सिस में कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। सर क्यों है कांस्टेंट? ऐसा हो सकता है कि z एक्सिस में एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा हो, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इतना तो पता है ना, v - u डिवाइड बाय टाइम बराबर एक्सेलरेशन। हमने कई बार ही पढ़ा है 9th क्लास में। तो अगर v और u सेम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। मतलब v और u सेम होने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही समय के साथ, किस एक्सिस में नहीं हो रही है? z एक्सिस में। इसका मतलब z एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अब आइए, अगर कोई मेरे से पूछे ना वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी क्या है, तो वो हमारा आंसर है। मतलब सर अभी हमने तो यूज ही नहीं करा ना इसको। सही बात है ना, क्योंकि अगर मैं इनको यूज कर लूंगा तो मेरे पास में स्पीड आ जाएगी 0 सेकंड की जब इसको यूज करूंगा, 2 सेकंड की जब इसको यूज करूंगा, 5 सेकंड की। तो मेरे पास में एक ऐसे इक्वेशन होनी चाहिए ना जो किसी भी टाइम के लिए वैलिड हो। वो किसी भी टाइम, एनी टाइम t के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है? ये वाली। अब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 0 सेकंड, ये मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखने का तरीका है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 0 सेकंड, तो मैं क्या करूंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में मैं 0 सेकंड पुट कर दूंगा। जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 i कैप, इसमें 0 पुट करूंगा तो हो जाएगा 0 j कैप, और इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 k कैप। और ये पूरा का पूरा किस में आएगा? ये पूरा का पूरा आएगा मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास t = 0 पर जो पार्टिकल की जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ z में थी। x में वो रुका हुआ था, खाली वो z एक्सिस में। यानी कि अगर मान लो कि ये y है, ये x है, तो पार्टिकल इधर चल रहा था, ना ही वो y में मूव कर रहा था, ना ही वो z में मूव कर रहा था, सॉरी ना ही वो x में मूव कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो z में चल रहा था। बाद में वो x में भी गया, y में भी गया, z में भी गया, देखेंगे आगे चल करके। अच्छा अगर 2 सेकंड में पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, तो कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड इसमें पुट कर देंगे, 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12। मैंने बोला ना वो बाद में x में भी चला। कब चला वो? 2 सेकंड पे। कितनी स्पीड थी उसकी? 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा y में? 4 j कैप। अच्छा सर इसमें तो z एक्सिस में तो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, तो चाहे टाइम कितना भी हो स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 ही रहेगी, तभी तो यहाँ से टाइम गायब हो गया। तो यहाँ कितना है? यहाँ 5 k कैप है। अब ये सवाल इतना बड़ा जरूर है, लेकिन कई कंसेप्चुअल छोटे छोटे सवालों का आंसर है। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि पूरा सवाल दे देंगे, पूछेंगे किस एक्सिस पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। क्या समझ में आ रहा है? किस एक्सिस पे पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है? क्या समझ में आ रहा है? किस एक्सिस पे
पार्टिकल का स्पीड किस टाइम पे 12 मीटर पर सेकंड है। क्या समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे 2 सेकंड पे एक्स एक्सिस पे 12 मीटर पर सेकंड है। अब ठीक है सही, अगर मैं 5 की वैल्यू यहां रख दूंगा तो मेरे पास में वेलोसिटी आ जाएगी इंस्टेंटेनियस 5 सेकंड पे। अगेन आप लोगों के लिए ये सवाल क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, बहुत ईजी होना। मैं आंसर बता देता हूं, 5 रखेंगे ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 10 और ये 5 रहेगा। ठीक है, मैंने कर भी दिया उस तरीके से, आप लोग करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। अब देखो मैंने एक ही सवाल लिखा है, क्यों, मेरे को तो कॉन्सेप्ट सिखाने हैं ना, सवाल भी करवा रहा हूं लेकिन उस सवालों के थ्रू उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं हम लोग। आइए अब इसी सवाल में हमसे 8th क्वेश्चन हो गया ये, 9th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। क्या बोला हुआ 9th क्वेश्चन में? तो 9th क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। और मैं दूसरा सवाल लिख देता हूं जो कि अगेन आप लोग समझ गए होंगे कि होमवर्क होने वाला है। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। चलिए मैं इस बार ये कर रहा हूं, 9th आप लोग होमवर्क करिएगा। सर हम कैसे करेंगे? जरा ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार दोबारा आपको ये वाला सवाल करके बताता हूँ, 9th आप लोग होमवर्क करना। इजी है, इजी है, बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस से चलना है हमें। और क्या जो हमें एक्सेलरेशन वो टाइम के साथ पूछा हुआ है, क्या पोजीशन के साथ पूछा हुआ है, तो मैं पोजीशन वाली इक्वेशन नहीं लगाऊंगा। मैं कौन सी वाली इक्वेशन लगाऊंगा? मैं टाइम वाली इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में एक्सेलरेशन की 2 इक्वेशन थी। कौन कौन सी? एक था dv/dt, तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज हो तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, और अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। सर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में वेलोसिटी की टाइम के साथ जो इक्वेशन आई थी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ये वेलोसिटी का फंक्शन है जिसका डोमेन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जिसका डोमेन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी? इसको डिफरेंशिएट क्या था लास्ट वाली स्लाइड में, लास्ट वाली स्क्रीन में आप लोग देखिएगा, आपके नोट्स में मिलेगा 3t² i कैप, इसी को डिफरेंशिएट करके 2t j कैप। सर आप कैसे लिख रहे हो? आप लोग भी लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी लिखोगे। 5k कैप, जेड एक्सिस में कांस्टेंट स्पीड थी, तभी तो एक्सेलरेशन 0 आने वाला है इस एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब आइए, हमसे पूछा हुआ है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो ध्यान से सुनना। एवरेज एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होने वाली है वो क्या? वेलोसिटी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम फाइनल टाइम इनिशियल। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करना है। मैं तो आपको 10th कराने जा रहा हूं, आप लोग फर्स्ट वाला करिएगा। इनिशियल टाइम 2 सेकेंड, फाइनल टाइम 5 सेकेंड, तो डिनोमिनेटर हमारे पास में है। अच्छा, न्यूमरेटर फाइनल टाइम यानी कि वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए होगा? एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किस टाइम पे है? 5 सेकेंड पे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किस टाइम पर है? 2 सेकेंड पर है, और टाइम क्या हो जाएगा? 5 - 2। बेटा विजिबल तो है ये? हाँ जी विजिबल है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसके आगे ट्राई खुद भी कर सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दिया। अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब अगर मेरे से कोई पूछे वेलोसिटी 5 सेकंड पे कितना है, तो मैं वेलोसिटी के फंक्शन में वैल्यू रख दूंगा 5, तो ये हो जाएगा 75। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो, जो सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया 5 सेकंड वाला, वो अब मैं करा ही तो रहा हूँ। तो बस मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, सब चीज आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आइए 25 या 75, 1 मिनट, सही है। 75 i कैप प्लस 5 रखा, 10 j कैप प्लस 5 k कैप, ये वेलोसिटी एट 5 रख दिया। अब वेलोसिटी एट 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 i कैप, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 j कैप, 2 रखेंगे, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा 5 पे, तो इसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगी।
अच्छा एक चीज देख रहे हो, 5 ये भी रहेगा, 5 ये भी, तभी तो जेड एक्सिस का कट जाएगा। क्या? चेंज इन वेलोसिटी। 5 माइनस 2 ये क्या हो गया? 3 हो गया। मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा 75 कैसे सॉल्व करते हैं? आई में से आई को घटाएंगे, 75 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 63 आई कैप। 10 में से 4 घटाएंगे 6 जे कैप, और 5 में से 5 घटाएंगे तो जेड में बच जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय 3। जब मैं इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 1 21। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 2 जे कैप, ये मिल जाएगा मेरे को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हमसे क्या पूछ सकते हैं और कि किस एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है। मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्टली बता सकते हो क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। और देखो यहाँ पे मिल भी गया हमें, क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया, जो कि वेलोसिटी के चेंज ना होने के कारण आया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अब आप लोग इसे 0 से लेकर के 2 सेकंड के लिए ट्राई करिएगा, यही सब चीज आपको नीडेड है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब 11th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है? एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। देखिए मैंने बड़ा सिस्टमैटिकली आपको बताई ये चीजें। पहले मैंने आपसे पोजीशन पूछा, फिर मैंने आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी, फिर मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, फिर मैंने आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा। अब मैं आप लोगों से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछूंगा और सवाल तो हमारा वही है। सर आपने एक ही सवाल कराया लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए। अब जरा सुनिएगा, जहां से सवाल जहां आता है ऐसे ही है। अब इसी सवाल से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसी सवाल से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसी सवाल से आप चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे, इसी सवाल से आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। मैंने आपको हर चीज बताई है। आइए 11th क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल दे तब भी वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। हाँ, जब वो एवरेज पूछेगा तो वो 2 टाइम गैप के बीच का पूछेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। 12वां सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 13वां सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। चलिए मैं आपको भी सवाल कराने जा रहा हूं, आप लोग पहले ही ट्राई कर सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। आइए, हमसे एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हुआ है, तो सर तीनों में ही अगर एक्सेलरेशन बोला है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, आइए मैं 13th का सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमसे पूछा है तो कोई ऐसी इक्वेशन हो हमारे पास जो कि हर टाइम पे एक्सेलरेशन का आंसर दे। हर टाइम पे एक्सेलरेशन का आंसर देने वाली वो इक्वेशन होगी एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, इक्वेशन एट एनी टाइम t। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस dv बाय dt। सर इससे पहले भी तो हमने यूज किया था, हमने एवरेज के लिए यूज किया था, वो भूलिए मत। क्या था वो हमारे पास में? फाइनल इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल टाइम इनिशियल। इसी टाइम को छोटा कर दिया था लिमिट लगा करके, जब मैंने थ्योरी में आपको बताया था, तो वो क्या कन्वर्ट हो गया था? dv बाई dt। अब आइए, इसका मतलब सर हमें वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन रखनी होगी इसमें। बिल्कुल सही कहा सर, हमारे पास तो टाइम की इक्वेशन है, तो क्या हो गया, उसको मन में एक बार डिफरेंशिएट कर लो। अच्छा, क्या मैंने आपको एक और इक्वेशन ऐसे बोल सकते हैं हम, dt v क्या होता है हमारे पास में? v होता है d ऑफ r बाय dt। एक नोटेशन है, लिखने का तरीका है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? dd ये हो जाएगा d का स्क्वायर r वेक्टर, dt ये हो जाएगा dt का स्क्वायर। ये t का स्क्वायर नहीं है, पूरे के पूरे dt का स्क्वायर है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है r को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में 2 बार। इसका मतलब क्या है? v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार? 1 बार, ये 2 बार। तो आइए पोजीशन वेक्टर को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरे के पूरे r को लिख देते हैं, t क्यूब आई कैप टी स्क्वायर जे कैप
5t, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे v का वेक्टर मन में एक बार डिफरेंशिएट करके लिख सकता था, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देता। कई बार तो आप लोग प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि मन में मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। देखो, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा 3t², दूसरे डिफरेंशिएट करूंगा 6t। मन में जब प्रैक्टिस करोगे, वो तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अच्छा, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो अगर एक बार मैं कर रहा हूं तो एक बार का बच जाएगा, उसको दिखाना पड़ेगा। t³ का डिफरेंशिएशन 3t² i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 5k कैप। यही तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा। किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ फंक्शन होगा वेलोसिटी का। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बार डिफरेंशिएशन और कर देते हैं। अगर एक बार और करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को। तो 3t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6t i कैप। ये हो जाएगा 2t j कैप। अच्छा, एक और चीज देख रहे हो, जब मैंने पहली बार आपको वेक्टर नोटेशन का डिफरेंशिएशन करना सिखाया तो मैंने हर एक्सिस के लिए अलग अलग किया। अब की बार मैं डायरेक्टली कर देता हूं। करने के तरीके दोनों सही है, वो मेरे को समझाना था। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस कर रहे हैं। अरे हम भी तो कुछ सीख रहे हैं, तो टाइम ऐसे ही तो बचेगा। टाइम ऐसे कभी नहीं बचेगा कि सवाल को गलत कर दे टाइम बचाने के चक्कर में। नहीं, प्रैक्टिस उतना करेंगे हम हर सवाल की कि हमें हमेशा एक शॉर्टकट हमारे दिमाग में खुद आ जाएगा। हम माइंड में स्टेप को स्किप करने लगेंगे। अच्छा, 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। यह आ जाएगा एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, ठीक है। नोट करिए। अब बस हमें क्या करना है, बहुत ही इजीली। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो 0 पे आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार 2 रख देंगे तो 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार 5 रखेंगे, जो मैं करने जा रहा हूं, तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? t = 5 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, 5 यहां रख दूंगा, तो 5 रखूंगा तो 5 × 30 i कैप, यहां रखूंगा 5 तो 10 j कैप। और एक इसमें आ जाएगा, यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को 11th और 12th करना है। आई होप आप लोगों को एक एक चीजें समझ में आई होगी। अब इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा, क्या जितना भी हमने पढ़ा था ना अभी तक 1 2 3 में, मैंने आपको उसका पूरा फॉर्मेट के सवाल कैसा आएगा, और चाहे सवाल कैसा भी आ जाए हम हर चीज फाइंड कर सकते हैं। एक तरीके का एनालिसिस मैंने आपको करा दिया कि किस तरीके से एग्जामिनर सवाल बनाता है। आइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके न्यूमेरिकल पर भी आएंगे। तो मेहनत करिएगा, डेली पढ़ो बेटा, डेली पढ़ो, और हर सब्जेक्ट पढ़ो। फिजिक्स तो मैं यहाँ आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग हर सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। और मन लगा के पढ़ो। जब तक आप मन नहीं लगाओगे, आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, आप अच्छा नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट को। एक सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं अब यूनिफॉर्म मोशन। कई बार ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी में हेडिंग भी लगी हुई है, एक अलग से टॉपिक बना हुआ है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहे हो सर आप, तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में? तो ये वही है क्या? नहीं, ये वो नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। मैंने आपको कुछ भी चीजें स्किप नहीं करी है, हर चीज मैंने आपको डिटेल में एकदम डेप्थ में बताया है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? आप लोगों की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी होती है? सबकी सेम होती है। तो कभी भी कोई भी क्वांटिटी एक जैसी होती है, सेम होती है, चेंज नहीं होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म का एक सिंपल सा मतलब क्या होता है, आप लोग दिमाग में ये रखिएगा कि जब भी कोई चीज सेम है, जब भी कोई चीज सेम होगी तो वो यूनिफॉर्म होगी। जब भी कोई चीज सेम होगी तो क्या होगी? वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। या फिर उसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब सुनिएगा, इसका मतलब मोशन हमारा कांस्टेंट है। मोशन कैसा हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट मोशन का मतलब ये होता है कि हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड डू नॉट चेंज, स्पीड चेंज ना हो,
और जब भी स्पीड चेंज नहीं होगी तो क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या सेम होने वाली है? अच्छा, क्योंकि स्पीड बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था। जैसी स्पीड इस टाइम पे थी वैसे ही स्पीड अगले टाइम पे थी उस पार्टिकल की। अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो क्या vf माइनस vi, कहने का मतलब जब दोनों वैल्यू सेम है तो क्या यही जीरो है? अब अगर ये जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं क्या? जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? vf माइनस vi बाय टाइम। तो जब न्यूमरेटर ही जीरो हो गया तो क्या जीरो बाई टी क्या जीरो होगा? तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन का सीधा मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो है। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जो चीज चेंज नहीं हो रही है कांस्टेंट हो जाएगी। तो कैसे याद रखेंगे सर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, और जो चीज यूनिफॉर्म है वो चेंज नहीं हो रही है, और जो चीज चेंज नहीं हो रही है मैं उसको क्या बोलता हूँ? कांस्टेंट बोलता हूँ। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपको ये दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं हमेशा। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इसमें और देखते हैं कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है इसमें। आप लोगों को इसे नोट करना है, एक एक छोटी छोटी चीज भी आपको नोट करनी है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास में जीरो है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? dv बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर dv बाई dt जीरो है तो कोई फ्रैक्शन जब जीरो होता है इसका मतलब dv की वैल्यू जीरो होती है। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू में स्टेटमेंट में पूछे जा चुके हैं। आपको लगेगा सर यही सेम चीज बार बार आ रही है। कई बार आपको dv की वैल्यू पूछ लेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, कई बार आपको u क्या v के बराबर होगा नहीं होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, इस पे पूछ लेंगे। इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, टॉकिंग अबाउट सेम कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपने सेम चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है, उसका एक अगला पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और बच्चे सिर्फ सवालों को करते रहते हैं कि ये वाला सवाल कर लिया अगली बार दूसरा सवाल नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर वो सवाल चाहे कितना भी चेंज कर ले एग्जाम में, आप लोग उसका आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए, तो मेरे को उस आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को ठीक करना है कि सवाल चाहे कितना भी आ जाए, सवाल 1 लाख बन सकते हैं, तो क्या 1 लाख सवाल हम क्लास में करेंगे? नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कल को कोई 1 लाख के जो अलावा जो कोई सवाल बनाएगा हम उसका भी आंसर दे पाए। ठीक है, अब सुनिएगा। तो हमारे पास में dv क्या हो गया? जीरो। चलिए, अब कोई चीज अगर ना जीरो है, कोई चीज अगर जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वेलोसिटी है मेरे पास में क्या वो कांस्टेंट है? अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, अरे dv जीरो है ना, यानी कि चेंज इन v, वेलोसिटी में जो चेंज होने वाला है वो जीरो हुआ है। क्या वेलोसिटी जीरो हो गई है? नहीं। तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। u बराबर v बराबर कांस्टेंट, मैंने लिखा भी था। अब v का जो हमारे पास में इक्वेशन होता है, क्या मैं v की जगह क्या मैं dx बाई dt लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? v है हमारे पास में। अब आइए, तो dx बाई dt ये किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास में v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होने जा रहा है। तो मैं dt को उधर ले गया तो मेरे पास में क्या इक्वेशन बनी? dx बराबर v dt, और जहां पर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। अब मैं करूंगा इसे इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लगाऊंगा, और इंटीग्रेशन जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इस पूरी चीज को, तो ये चीज कह रहा है कि v के अंदर अगर टाइम है तो उसे इंटीग्रेट करना है, और अगर टाइम नहीं है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ और सिर्फ dt रह जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, जब टाइम शुरू हो रहा था 0 सेकेंड, ये कोई फाइनल टाइम t है, जब टाइम शुरू हो रहा था तो वो कहीं
x इनिशियल पोजीशन पे था, जब टाइम t हो गया तो वो x कहीं फाइनल पोजीशन पे आ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये मेरे पास में x इक्वल्स टू 0 मीटर है और ये मेरे पास में xi कोई इनिशियल पोजीशन है और ये मेरे पास में xf कोई फाइनल पोजीशन है, तो इस वाले पॉइंट पे टाइम की वैल्यू 0 थी। जरूरी थोड़ी है सर जब टाइम 0 होगा तब तो x 0 होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अरे मैं ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं जब टाइम शुरू हो रहा है, मेरी मर्जी, उस 5 मीटर को मैंने यहाँ पे xi बोल दिया क्योंकि सवाल बदलेगा, जरूरी थोड़ी हर बार उसकी वैल्यू 5 हो, कुछ और होगा, तो मैं xi की जगह उस t इक्वल्स टू 0 टाइम की पोजिशन रख दूंगा। जब टाइम कोई फाइनल हो गया t तो उसकी पोजिशन क्या हो गई f। तो ये जब सिचुएशन हमें सवाल में दिखेगी तो मैं कुछ इस तरीके से दिमाग को चलाने वाला हूं। और हाँ, यहां से यहां तक आ रहा है कोई पार्टिकल, उसकी स्पीड कितनी है v, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा सर, टाइम के साथ बदल नहीं रहा ना, वो v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो v इंटू में t ही तो होगा क्योंकि t टाइम तक वो v स्पीड से चलता रहा है। अब स्पीड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो x डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने ऐसा मान लिया फिर, तभी तो मैंने xi xf माना है। कल को अगर मैं 2D करूंगा तो y के लिए yi yf रखूंगा, z के लिए zi zf रखूंगा, फिलहाल इसको कर रहे हैं तो इसको नोट करो। मैं अब इसके आगे यहां लिखने जा रहा हूं। आइए अब इसमें क्या करना है हमें, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे हम लोग xi से लेकर के xf तक इक्वल्स टू v तो बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन t बिल्कुल जैसा इधर किया वैसा इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर के t इक्वल टू t सेकेंड तक। तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू v t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा हमारे पास में xf बराबर xi, ये माइनस वाला उधर जा करके प्लस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा vt। तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। सर ये इक्वेशन तो है नहीं इतनी, यह असलियत में हर बुक्स में नहीं दे रखा है, ये हमने कॉन्सेप्ट से निकाला है कि हम इसको भी यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ कब यूज करेंगे, जब यूनिफॉर्म मोशन है। यूज ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो असलियत में जो आप सोच रहे हो ना v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर ये कब आएगा, ये तो तब आएगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ना हो। ये इक्वेशन कब आती है, ये इक्वेशन तब आती है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है और सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी तो हमें ये वाली इक्वेशन काम आएगी। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, 2 बार करके देखोगे याद हो जाएगा, और ये अप्लाई भी कर चुके हो यार। डिस्प्लेसमेंट बराबर v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट बराबर v इंटू टी, तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ xf माइनस xi बराबर v इंटू में t। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि s से दिखाते हैं हम लोग, तो s बराबर vt, तो ये वाली इक्वेशन भी काम की है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, बहुत काम की हो जाएगी। कब यूज करना है ये, जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो। कब यूज करना है ये, जब 2 पोजीशन दे रखा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कोई भी टाइम दे रखा हो, हम अगली पोजीशन निकाल सकते हैं किसी भी टाइम t पर। t इक्वल टू 0 पे अगर xi था तो t इक्वल्स टू एनी टाइम t पे xf होगा। आपको सवाल दे रखा होगा, हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में उस सवाल को भी करेंगे, और शायद हमने पीछे कर भी लिया होगा हमने, लेकिन हम अलग से भी करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसी में ना सर ग्राफ के रिलेटेड भी सवाल बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, वो बस बताता हूं मैं, और उसी के साथ हम इस लेक्चर का एंड भी करेंगे। और अगेन अगर आपको लेक्चर कभी बड़ा लगता है तो आप 2 पार्ट्स में देखो, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, आप उसको इनपुट दो, समझो उस चीज को कैसे भी करके। ठीक है, चलिए ग्राफ कैसे आता है सर, हमसे अगर इस कॉन्सेप्ट पे यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाता हूं मैंने पूरा का पूरा मेहनत सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने पे लगाया है। हर चीज का मैंने एक अलग तरीके से ग्रुप बना दिया। आज जो भी डिस्कशन हुआ है वो हुआ यूनिफॉर्म मोशन को लेकर के, और इसके ग्राफ को लेकर के कैसे सवाल बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो ग्राफ कैसे कैसे पूछ सकता है हमसे, वो बता रहा हूं। तो कोई मेरे से अगर एटी का ग्राफ पूछ ले कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कोई मेरे से पूछे अगर, तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में टाइम, जो पहले लिखा होगा वो वाई एक्सिस में। वैसे फिजिक्स में हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाएंगे, क्योंकि मैं किसी भी पैरामीटर को टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो देखेंगे। अच्छा सर, ये तो हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या 0 होती है? हाँ, तो कुछ नहीं होगा, कोई भी टाइम ले लो आप,
एक्सेलरेशन कैसा है 0, तो एक हॉरिजॉन्टल के साथ चिपकी हुई एक पूरी की पूरी लाइन रहेगी। ये पूरी लाइन क्या है, हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, चाहे टाइम कुछ भी हो। अब आइए हमसे पूछ ले कोई कि वीटी ग्राफ बना दो, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चुननी पड़ेगी इसमें वीटी हो, तो वी ये है। अच्छा, तो अगर मैं इसमें ना वीटी का ग्राफ में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो वीटी यहाँ भी है सर, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एस भी है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऐसा ग्राफ देखना होगा जिसमें वी टी यूज हो रहा हो। अब सुनिएगा, तो v तो दिखा दिया हमने y में, क्लियर है, और x हमने किस में दिखा दिया, t हमने किस में दिखा दिया, x में। अब सुनिएगा ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होने वाली है। सर ऐसी इक्वेशन यूज करो ना जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ v हो और t हो। यहाँ पे ये है क्या, x भी है xi भी है, यानी कि पोजीशन भी है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इन दोनों का यूज नहीं कर सकते। हमें तो ऐसा कुछ दिमाग लगाना है, ऐसी कोई इक्वेशन के बारे में सोचना है जो कि टाइम की वैल्यू चेंज होने पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो। लेकिन सर यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हो रही है, क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो अगर मान लो कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम चाहे कुछ भी हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रह रही है ना। मान ले यहाँ पे v वैल्यू होगी कुछ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ। अब आइए हमसे कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि हमें बताइए एक्सटी ग्राफ के बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, तो उसमें कैसे करेंगे वो समझिएगा। तो तीसरा ग्राफ क्या पूछ लेते हैं हमसे, एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास में पोजीशन है, तो अगर एक्स पोजीशन है तो वाई एक्सिस पे एक्स दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को दिखाएंगे। तो कोई ऐसी इक्वेशन जो एक्स और टाइम में हो, बिल्कुल है हमारे पास में। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है y बराबर एम एक्स प्लस में c, जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है और x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो x का कोफिशिएंट यानी कि टाइम का कोफिशिएंट, क्योंकि टाइम x एक्सिस में दिखा रखा है, तो टाइम का कोफिशिएंट क्या है, वेलोसिटी है। अच्छा, और xi क्या है, xi y इंटरसेप्ट होने वाला है, तो यहाँ से कोई लाइन रहेगी और वो यहाँ तक जाएगी। सर ये क्या होने वाला है, ये कोई इनिशियल पोजीशन होगा क्योंकि ये एक्सिस तो पोजीशन की है ना, और सर ये क्या है, ये कोई फाइनल पोजीशन होगा किसी भी टाइम t पर, ये कोई टाइम t होने वाला है जो कि फाइनल टाइम होगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल अगर थीटा बना रहा होगा तो क्या हमें मैथमेटिक्स से पता है क्या, उसका tan थीटा जब हम लेते हैं तो ये तो सर स्लोप के बराबर होता है। और इस इक्वेशन में क्योंकि x और टाइम को रिलेट कर रहा है इक्वेशन, तो जो इक्वेशन x और टाइम को रिलेट कर रही है उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें मेरे को जो t का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो स्लोप होगा और वो tan थीटा के बराबर होगा, और स्लोप यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक चीज हम और समझ गए कि अगर कोई मेरे को xt ग्राफ दे और मैं अगर उसका स्लोप निकालूंगा ना तो वो बेसिकली वेलोसिटी ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा ग्राफ हमसे कई बार ना ये पूछा जाता है, आप लोग मेरी बातों को बार बार रिवाइंड करके सुनिएगा, मैं हर इंपॉर्टेंट चीज पे स्ट्रेस करके बता रहा हूं। अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हो तो 2 बार 3 बार उसे देखो, समझो उसे। आइए चौथा ग्राफ हमसे कई बार क्या पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, एस क्या है हमारे पास में, एस है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या हो जाएगा, एस होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछे तो वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। सर ऐसी इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट कर रही हो, एस बराबर वीटी, ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाई बराबर एम एक्स होती है। सर ये तो सीधी लाइन होती है क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, और सर ये जो एंगल बनने वाला है यहाँ पे थीटा, तो ये भी इसका स्लोप होगा, तो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा, तो x पे तो टाइम दिखा रखा है आपने, तो टाइम का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब भी कोई मेरे से xt या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पूछे तो वो बेसिकली वेलोसिटी पूछना चाह रहे हैं, और ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट और एक्सेलरेशन हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में 0। तो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे समझ में आया होगा। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको और अच्छे सवाल कराऊंगा किसके, यूनिफॉर्म मोशन के, और फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन जब 0 ना हो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल।